नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारत की जलवायु, यानी कि जो भारत की क्लाइमेट है, आज इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे ये सभी कवर किया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत की जलवायु। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जलवायु मौसम और ऋतु किसे कहा जाता है। ठीक है ना। जलवायु मौसम और ऋतु में अंतर को समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप होता है। जो जलवायु है तो यह मौसम का ही एक व्यापक रूप होता है, यानी कि यह बड़ा रूप होता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायु दाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को ही जलवायु कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि किसी भी क्षेत्र के तापमान, वायु दाब और वर्षा को देखते हुए कम से कम 30 वर्षों का औसत अध्ययन को ही वहाँ की जलवायु कहा जाता है। देख लेते हैं मौसम को। वायुमंडल में अचानक चेंज होने वाले परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि ऐसा गतिविधि जो अचानक से चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान के चलिए अभी बाहर में धूप उगा हुआ है। ठीक है ना। अचानक देखते होंगे कि बादल आ गया और कुछ बारिश हो जाती है, तो इसे कहते हैं कि मौसम बदल गया है। ठीक है ना। तो इसी को मौसम कहा जाता है, यानी कि अचानक परिवर्तन को ही मौसम कहा जाता है। वही जलवायु को देखा जाए तो कम से कम 30 वर्षों का औसत अध्ययन को ही जलवायु कहा जाता है, उस क्षेत्र के तापमान, वायु दाब और वर्षा को देखने के बाद। इसके बाद है ऋतु, यानी कि सीजन। इनके बारे में देख लेते हैं। एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि निश्चित समय के बाद होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहा जाता है। जैसे कि वर्तमान में अभी जो कि ग्रीष्म ऋतु है, इसके 3 महीने बाद जो कि वर्षा ऋतु आती है, फिर आती है जो कि शीत ऋतु। तो इसी क्रमिक रूप को जो कि ऋतु कहा जाता है, जो कि समय के अनुसार होती है। और जो अचानक परिवर्तन होती है उसे मौसम कहा जाता है। और कम से कम 30 वर्षों के अध्ययन के बाद किसी क्षेत्र और तापमान और वर्षा को देखने के बाद अध्ययन की जाती है तो उसे जलवायु कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जलवायु, मौसम और ऋतु किसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मानसून के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। मोस्ट VVI, न जाने कितना बार ही एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किसने किया था। तो वह थे अरब विद्वान अल मसूदी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है। जो मानसून शब्द है तो इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के जो मौसम शब्द है यहाँ से हुई है। इसे भी ध्यान में रखें। नोट को देख लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा पाई जाती है। जो हमारा भारत है तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो कि जलवायु पाई जाती है। अब देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय किसे कहा जाता है। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच इक्वेटर है। ठीक है ना। वही 23.5 डिग्री ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे इक्वेटर के जो कि मकर रेखा है। तो जो ये लाइन है, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। देख सकते हैं भारत भी इसी के अंतर्गत आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देख सकते हैं यहाँ पे भारत है, तो भारत यहाँ पे आ रहा है। तो इसी को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो इसी क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत का हिस्सा इसमें आता है। इसीलिए भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब देख लेते हैं किसी भी देश की जलवायु किस पर निर्भर करती है, यानी कि कोई भी देश है उसकी जलवायु किस चीज़ पर निर्भर करेगी। पहला है उस स्थान की ऊंचाई क्या है, दूसरा यहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, तीसरा उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है और चौथा उस स्थान की अक्षांश पर स्थिति क्या है। ठीक है ना। इससे किसी भी देश की जलवायु का पता लगाया जा सकता है। किसी भी देश की जलवायु इन सभी पर निर्भर करती है कि उस स्थान की ऊंचाई, यहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है, उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है और यह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर समझ लेते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि रेन शैडो। वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ मानसूनी हवाओं को रोकती है, जिससे उस क्षेत्र में वर्षा कम हो पाती है। ठीक है ना। फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पहाड़ है और इस साइड से जो कि बादल आ रही है, इस साइड जो कि निम्न ताप होती है और यहाँ पे आर्द्र पवन चलती रहती है, इसलिए यहाँ पर जो कि वर्षा हो पाती है। परंतु पर्वत के उस साइड जो टेम्परेचर है यह उच्च हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर शुष्क पवन चलती है और यहाँ पर वर्षा या तो न हो पाती है या तो बहुत कम होती है। इसी को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं कि पर्वत के एक तरफ तो काफ़ी वर्षा होती है, वही इसके दूसरी तरफ न के समान वर्षा होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं फेरर का नियम। जो फेरर है इनके नियम को समझ लेते हैं, यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं। इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी को फेरर का नियम कहा जाता है। इनके अनुसार जो मुख्य रूप से चलने वाली हवाएं हैं यह पृथ्वी के गति के कारण जो कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे समझ लेते हैं फिगर से। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच इक्वेटर है, तो यह पृथ्वी को दो भागों में बांट देता है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है ना। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हवाएं होती है जब यह उत्तरी गोलार्ध से चलती है तो यह दाहिने मुड़ जाती है। ठीक है ना। इस प्रकार दाहिने मुड़ जाती है। और जब यह दक्षिणी गोलार्ध से चलती है तो यह बाएं मुड़ जाती है, इस तरह। ठीक है ना। जब यह उत्तरी गोलार्ध से चलती है तो यह दाहिने मुड़ जाती है, इस प्रकार। वही जब यह दक्षिणी गोलार्ध से चलती है तो यह बाएं मुड़ जाती है, इस तरफ। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फेरर के नियम को। नोट को देख लेते हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर परिवर्तित होती है, यानी कि जो हवाएं हैं यह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं भारत में मानसून का आगमन, यानी कि जो भारत में मानसून आती है यह किस प्रकार और कहाँ से आती है, इन सभी को देख लेते हैं। भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है। जो भारत में मानसून है तो इसका आगमन जून के पहले वीक से ही हो जाती है और केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। जो भारत में मानसून है तो यह जून के पहले सप्ताह में ही आता है, जो कि केरल के मालाबार तट से टकराता है और यह 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। फिगर में देख लेते हैं।
फिगर में देख सकते हैं कि कब किस समय वर्षा का आगमन होती है। सबसे पहले यह केरल के मलाबार तट में आती है 1 जून को और 15 जुलाई तक यह पूरे भारत में फैल जाती है। फिगर में देख सकते हैं। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। जो भारत में मानसून आता है तो यह दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, ठीक है ना। यहाँ से जो भारत में मानसून आगमन करती है दक्षिण पश्चिम दिशा से। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के मलाबार तट से टकराकर 2 शाखाओं में बंट जाती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है तो यह केरल के मलाबार तट से टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला शाखा है अरब सागर की शाखा और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है ना। 2 भागों में बढ़ जाती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी का शाखा। फिगर में देख सकते हैं। अरब सागर की शाखा इस प्रकार बढ़ती जाती है, वही जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है तो इस प्रकार गमन करती जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं अरब सागर की शाखा को। जो अरब सागर की शाखा है इनको बारे में देख लेते हैं। अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा कराती है। जो अरब सागर की शाखा है तो यह पश्चिमी घाट यानी कि यहाँ पर टकराकर केरल में वर्षा कराती है। उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में मुड़ जाता है। जो मानसून है तो यहाँ से इस प्रकार गमन करती है और यह गुजरात से 3 दिशाओं में मुड़ जाती है। इसका एक शाखा गुजरात की तरफ, वही दूसरी शाखा जो कि सीधी निकल जाती है और इसकी तीसरी शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है यानी कि यहाँ पर, ठीक है ना। जो अरब सागर की शाखा है तो यह सबसे पहले पश्चिमी घाट यानी कि यहाँ पर टकराकर केरल में वर्षा कराती है। उसके बाद मानसून जो कि गुजरात के पास 3 शाखाओं में मुड़ जाती है। इसका एक शाखा गुजरात की तरफ यानी कि यहाँ पर जाती है, दूसरी शाखा सीधी निकल जाती है, फिगर में भी देख सकते हैं, और तीसरी शाखा मध्य प्रदेश में आकर टकराती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो बंगाल की खाड़ी है इनकी शाखा को कवर कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधा जाकर टकराती है मेघालय की गारो खासी जयंतिया से। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है तो यह सीधे जाकर टकराती है मेघालय के गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से यानी कि यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं, और उनकी किप जैसी आकृति होने के कारण मानसून इसमें फंस जाती है और वहाँ पर खूब वर्षा कराती है, ठीक है ना। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है तो यह सीधे जाकर मेघालय की जो गारो खासी पहाड़ियाँ है यहाँ पर जो किप जैसी आकृति है इसके कारण इसमें फंस जाती है और इस कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और कुछ मानसून असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो यह मेघालय के गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी में किप जैसी आकृति के कारण फंस जाती है और यहाँ पे वर्षा कराती है। इसके बाद कुछ मानसून असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी जो कि बारिश कराती है। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश कराती है, ठीक है ना। जो गारो पहाड़ी है तो यहाँ से एक शाखा टकराकर झारखंड, बिहार और जो कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर वर्षा कराती है, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे चली जाती है, फिगर में भी देख सकते हैं, एरो का चिन्ह दिया गया है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बारिश कराती है। और अंत में अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाला शाखा दोनों मिलकर पंजाब में भी थोड़ी बारिश कराती है।
और अंत में चलकर जो अरब सागर वाली शाखा है, यानी कि ये शाखा और जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, यह दोनों जाकर पंजाब में थोड़ी बारिश कराती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा को। तो इसे पहले फिगर में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जो अरब सागर की शाखा है तो यह पश्चिमी घाट से टकराकर सबसे पहले केरल में बारिश कराती है। इसके बाद यह गुजरात में चली जाती है और यहाँ पर 3 भागों में बढ़ जाती है। पहला गुजरात में, दूसरा जो कि सीधे चले जाती है और तीसरा मध्य प्रदेश में आ जाती है। इसके बाद जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है तो यह सीधे जो कि मेघालय के गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ी से टकराती है और यहाँ पर कीप आकार होने के कारण जो कि फंस जाती है, जिस कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश कराती है और इसका कुछ बारिश असम और अरुणाचल प्रदेश में भी कराती है। इसके बाद जो गारो पहाड़ी है तो इसकी एक शाखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बारिश कराती है। ठीक है ना। इसके बाद जो अरब सागर की शाखा है और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, यह दोनों मिलकर पंजाब में थोड़ी बारिश कराती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देख लेते हैं मानसून का लौटना। जो मानसून का लौटना है इनके बारे में देख लेते हैं कि लौटते समय कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इन सभी को कवर कर लेते हैं। सितंबर के महीने में जो सूर्य की किरणें हैं यह विषुवत रेखा के सीधे पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है और इसी कारण भारत से मानसून लौटने लगता है। ठीक है ना। यहाँ पे समझ लिए कि मानसून क्यों लौटने लगता है। सितंबर के महीने में जो सूर्य की किरणें हैं यह विषुवत रेखा पर सीधे पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाती है। इसी कारण भारत से मानसून लौटने लगता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इस कारण तेज चक्रवात आता है और तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। ठीक है ना। लौटते मानसून के कारण उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात और आंधी तूफान आता है और तमिलनाडु में इस कारण सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यह प्रश्न न जाने कितना बार पूछा गया है कि बताइए लौटते मानसून के समय सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो कि तमिलनाडु में होती है। नोट को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए आते हैं। भारत में मानसून की लौटने की दिशा उत्तर पूर्व होती है। जो भारत से मानसून लौटती है तो यह उत्तर पूर्व की तरफ लौटती है। इस समय सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। ठीक है ना। लौटते मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा जो कि तमिलनाडु में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा देखा जाए तो मानसीराम में होता है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर किप जैसी आकृति है इसीलिए मानसून यहाँ पे फंस जाती है और यहाँ पे खूब वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। जो लेह लद्दाख है यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है और लौटते समय सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है और मानसून की लौटने की दिशा उत्तर पूर्व होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इनके बारे में समझ लेते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ठंडे के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर उठ रहा होता है तो पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहा आता है। ठीक है ना। यहाँ पे समझ लिए कि जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। देखिए ठंडे के दिनों में जो भूमध्य सागर है तो यहाँ पर के जो पानी है यह भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है तो पश्चिम से तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहा आता है। यह बादलों को भारत की ओर ले जाती है। ठीक है ना। जो जेट स्ट्रीम है यह बादलों को भारत की ओर ले जाती है, जिस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है।
जो पश्चिमी विक्षोभ है तो इसके कारण भारत में उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। इन सभी तथ्यों से ही प्रश्न पूछा आता है। बताइए पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में कहाँ वर्षा होती है? तो उत्तरी पश्चिमी राज्यों में, जिसके कारण पंजाब हरियाणा में वर्षा देखने को मिलती है, पर जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड साथ में ही हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिलती है। ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा देखने को मिलती है, साथ में ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिलती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नोट को देख लेते हैं। भारत में इस वर्षा को रबी फसल की टॉनिक कहा आता है। ठीक है ना। ठंडे के दिनों में जो वर्षा होती है तो इसे पंजाब में रबी फसल की टॉनिक कहा आता है। राजस्थान में होने वाली इस वर्षा को मावट कहा आता है। जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में वर्षा होती है तो इसे मावट वहाँ पे कहा आता है। तो यहाँ पर देख लिए पश्चिमी विक्षोभ को। एक बार और इसे देख लेते हैं। देखिए ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से जो पानी है यह भाप बनकर उठ रहा होता है, तो पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहा आता है। यह बादलों को भारत की ओर ले जाती है, जिस कारण भारत में उत्तरी पश्चिमी राज्यों में काफ़ी वर्षा देखने को मिलती है, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। और जो यह वर्षा है यह पंजाब में होती है तो यह रबी फसल की टॉनिक कहा आता है। वहीं राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा आता है। अब देख लेते हैं अंतिम स्लाइड को। इसमें है आम्र वर्षा किसे कहते हैं। देख लेते हैं कि आम्र वर्षा किसे कहा आता है। मार्च और अप्रैल के महीनों में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है। मार्च और अप्रैल के महीने में मानसून आने से पहले ही बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने को मिलती है, जो कि आम और लीची की फसलों के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। इसी को आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि मार्च और अप्रैल में जो वर्षा होती है तो यह आम और लीची के लिए सबसे अच्छी होती है, जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। इसी को आम्र वर्षा कहा आता है। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त हुई। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए मेघालय और राजस्थान। मानसून परिवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून परिवर्तन से तो ऑप्शन डी चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन बी कोरोमंडल तट पर। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ऑप्शन डी केरल राज्य में। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन सी पवनों की दिशा में परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। मानसून शब्द किस भाषा का है? तो ऑप्शन है अरबी।
भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? पूरे भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।